नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बंदोपाध्याय को लेकर मोदी सरकार के रवैये से पूर्व अफसरों में नाराजगी। मोदी सरकार ने अरुण मिश्रा को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया तो हो गया विवाद। हेमंत का सांप्रदायिक ट्वीट, आरोपी मुसलमानों के नाम बताने पर बवाल। देर से जागी सरकार, फाइजर मॉडर्ना को मंजूरी के लिए नियमों में दी ढील। यूपी के विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएंगी रामदेव, योगी और जग्गी की किताबें। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को राज्य सरकार से परामर्श किए बगैर ही केंद्र में तबादला करने और उसके बाद उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने से कई रिटायर्ड आईएएस अफसर गुस्से में हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के चोटी के कई रिटायर अफसरों ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे बेतुका, कानून के खिलाफ और परेशान करने वाला फैसला करार दिया है। मोदी सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर ने साफ शब्दों में कहा है कि आलापन बंदोपाध्याय का तबादला राजनीतिक कारणों से और बगैर सोच विचार के उठाया गया कदम है और ये देश हित में लिया गया नहीं है। उन्होंने आईएएस काडर रूल्स 1954 के नियम संख्या 61 के हवाले से कहा है कि आईएएस अधिकारी राज्य काडर का होता है, जिसे राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या उसकी एजेंसी या निकाय में डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है। राज्य से केंद्र में डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है। राज्य सरकार के लिए इसके लिए परामर्श किया जाना जरूरी है। राज्य और केंद्र में असहमति होने पर केंद्र की बात ही सर्वोपरि मानी जाती है, पर राज्य सरकार से पूछना जरूरी होता है। चंद्रशेखर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक लेख में कहा है कि आलापन बंदोपाध्याय के मामले में केंद्र ने तो कोई परामर्श किया ही नहीं था, इसलिए डेपुटेशन का फैसला ही गलत था। वहीं केंद्र ने पूर्व मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस भेज दिया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि डीएम अधिनियम की धारा 51B के तहत अगर दोष सिद्ध होता है तो इसके तहत अधिकतम 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसकी नौबत नहीं आने वाली है, क्योंकि जैसा कि आईएएस अधिकारियों ने, तमाम रिटायर्ड अफसरों ने बताया है कि ये जो पूरा मामला है दरअसल कानूनों का उल्लंघन करके बनाया गया है। यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद ही किसी को डेपुटेशन पर बुलाने का हक है, जो उसने नहीं किया। अचानक ही एक फैसला सुना दिया कि आप 31 को ज्वाइन कीजिए दिल्ली में, वो नहीं चलेगा। तो आईएएस के लिए जो रूल बने हुए हैं उनका सरासर उल्लंघन किया गया है और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से ये काम कर रही थी। उसने ना तो ये देखा कि बंदोपाध्याय जो आलापन है उनका रिटायरमेंट तुरंत है, 31 मई को ही था। हालांकि 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, वो भी दोनों राज्य सरकारों की सहमति से दिया गया था, इसलिए इस मामले में भी कोई सवाल नहीं किया जा सकता। और एक तरह से इतने सीनियर अफसर को, जिसने इतने लंबी सर्विस भारत सरकार को दी हो और जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, अच्छा काम करने वाले अफसर के रूप में, उसको इस तरह से आखिरी वक्त में परेशान किया जाए, बदनाम किया जाए, उसको अपमानित किया जाए और इस तरह का नोटिस भेजा जाए, ये अपने आप में भारतीय जो नौकरशाही उसके इतिहास में एक अनूठी और एक कुख्यात घटना है। केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसमें राजनीतिक भावना दिख रही है, ये तमाम अफसर कह ही रहे हैं और हम सब भी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो आपत्ति की थी, जो कितनी जायज़ थी, हम सब जानते हैं, क्योंकि ऐसी कोई मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलने वाले हों उसमें शुभेंदु अधिकारी की कोई गुंजाइश नहीं थी और ना ही गुंजाइश थी गवर्नर जगदीप धनखड़ की, लेकिन उनको शामिल किया गया क्योंकि ममता बनर्जी को अपमानित करना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और ममता बनर्जी ने उनके इस जाल में फंसने से मना कर दिया। उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, अपना आई कागजात दिए और चली गई। तो ये बड़ा विवाद खड़ा किया गया केंद्र सरकार की तरफ से जानबूझकर, और अब भी वो अब समझ में उसके नहीं आ रहा है, अभी भी वो पीछे पड़ी हुई है। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का चेयरमैन बनाने के बाद विवाद उठ खड़ा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे की असहमति जताने के बावजूद जस्टिस अरुण मिश्रा को एनएचआरसी का चेयरमैन बनाया गया है। ध्यान रहे, मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे तब भी विवादों में घिरे रहे थे। वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे तब जब पिछले साल फरवरी में माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बहुमुखी प्रतिभा का धनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात विजनरी यानी दूरदर्शी बताया था। हम सब जानते हैं कि जो सीनियर कोर्ट होता है, बल्कि तमाम जजों को राजनीतिज्ञों पर इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए था, इस तरह की चापलूसी चाटुकारिता करने से बचना चाहिए था। लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा अपना भविष्य देखकर चल रहे थे, तो उन्होंने ये किया होगा। उनके बहुत सारे फैसले विवादों से घिरे रहे थे। पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के बारे में उनके पूर्वाग्रहों पर सवाल लगातार उठते रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ उनके फैसलों को इनमें शामिल किया जाता है। यहाँ तक कि 4 जजों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के दबाव का आरोप लगाया था, तो उसके केंद्र में भी जस्टिस अरुण मिश्रा ही थे। वहीं तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने जस्टिस मिश्रा के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने को लेकर ट्वीट करके कहा है कि सभी अच्छी चीज़ें उन्हें मिलती हैं जो इंतज़ार करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी, जो विश्व स्तर पर सोचते हैं और स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं, के रूप में व्याख्या करें। जाहिर है, बहुत से लोग यही मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई की तरह उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है। तो एक एक करके जो जजेस रिटायर होते हैं, उनको अगर इस तरह की नियुक्तियां मिलती हैं, चाहे वो राज्यसभा की सदस्यता मिलती हो, या किसी राज्य का गवर्नर बनाया जाता हो, या किसी राष्ट्रीय कमीशन आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता हो, तो ये इनका संबंध होता है। और अरुण मिश्रा के तमाम फैसलों को देखिए आप, वो इतने विवादास्पद हैं, इतने उनमें प्रश्न उठते रहे हैं कि ये बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं कि मानी हुई बात है कि उन्हें इस तरह की पोस्ट मिलनी ही थी, इनका पद मिलना ही था। उन्होंने जाते जाते भी अदानी को उपकृत किया था। अदानी के बारे में उन्होंने जितने फैसले दिए, सब अदानी के पक्ष में हुए। अदानी से संबंधित जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने सुनवाई की, ज़्यादातर की सुनवाई उन्हीं के पास जाती थी और वो उनके हक में फैसले करते थे। तो आरक्षण के मामले में उनके रवैया बहुत ही सवर्णवादी था, मनुवादी था। इसलिए आप देखिए कि सोशल मीडिया उनकी आलोचना, निंदा, भत्सना से भरा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति से मानवाधिकार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस काम कर पाएगा, क्योंकि जो सरकार की प्रशंसा, सरकार की चाटुकारिता में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हो, वो इस तरह के साहस नहीं दिखाएगा जिसमें सरकार मानवाधिकार के उल्लंघन में शामिल हो। चाहे कश्मीर की बात हो, नॉर्थ ईस्ट की बात हो, नक्सलवादियों के इलाकों में जो सैन्य बल हैं उनके द्वारा की गई कार्रवाई हो, या दूसरे स्तर पर जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ये उम्मीद हम अरुण मिश्रा से नहीं कर सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। असम के नए नवेले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक डॉक्टर की पिटाई में शामिल अभियुक्तों के नामों को ट्विटर पर लिखा है। ये सभी अभियुक्त मुसलमान हैं, इसलिए उनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि कई अपराधों में दूसरे धार्मिक समुदायों, जिनमें हिंदू भी शामिल हैं, के भी लोग पुलिस की पकड़ में आते हैं, तब हिमंत उनके नाम इसी तरह से ट्विटर पर क्यों नहीं लिखते हैं, ये सवाल उठता है। दरअसल असम के होजाई में स्थित उदाली मॉडल अस्पताल में मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने एक डॉक्टर को बेरहमी से पीट दिया। ये लोग इस बात से गुस्से में थे कि उनके एक परिचित का वहां इलाज चल रहा था।
और उसकी मौत हो गई थी। बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा हुआ। घायल डॉक्टर का नाम सेजू कुमार सेनापति है और उनकी हालत अभी ठीक है। इस मामले में अभी तक 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री जैसे अहम ओहदे पर बैठे शर्मा के द्वारा ऐसे नाम सार्वजनिक करने के कारण सवाल उठ गए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा के अलावा राज्य के विशेष पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने भी इन अभियुक्तों के नामों को ट्विटर पर लिखा है। अपराधी को सिर्फ अपराधी की नज़र से ही देखा जाना चाहिए, वरना ऐसे ट्वीट को सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने की मंशा में किया गया काम माना जाएगा। बता दें कि कुछ ही ऐसी ही घटना कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में भी हुई है, जहां 6 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों ने एक 50 वर्षीय डॉक्टर को पीटा है। हमले के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। सवाल यही है कि इनके नाम भी क्या ट्वीट पर दिए जाएंगे। अभी हाल में पिछले 1 साल के अंदर कोरोना की महामारी के दौरान कई जगह डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने, उनको मारने पीटने की घटनाएं हुई हैं और उसमें विभिन्न धर्मों के को मानने वाले लोग शामिल रहे हैं, किसी एक धर्म के लोग नहीं रहे हैं। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा है कि ये किसी ने धार्मिक भावनाओं से पीटा होगा। लोग दुखी हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से होते हैं, कई बार डॉक्टरों का व्यवहार भी गलत होता है, इस वजह से भी ये नौबत आ जाती है। लेकिन इन घटनाओं को सांप्रदायिक नज़रिए से नहीं देखा जाता है, ना ही इनको सांप्रदायिकता का रंग दिया जाता है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा एक कुख्यात किस्म के मुख्यमंत्रियों की सूची में शामिल होते जा रहे हैं। वो लगातार एक सांप्रदायिक सोच के साथ शासन कर रहे हैं। जब वो मंत्री थे तब भी पिछले चुनाव के दौरान और उसके पहले भी सांप्रदायिक बयान देते रहे हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए और हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाने के लिए, राज्य में हिंदू मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए। तो एक मुख्यमंत्री इतने घटिया स्तर पर उतरकर राज्य को दो फांक करने में जुट जाए, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। असम में 35% मुसलमान हैं। इस तरह से अगर नफरत फैलाई जाएगी और राज्य सरकार इस तरह से व्यवहार करेगी अल्पसंख्यकों के साथ, तो उनका विश्वास सरकार पर नहीं रहेगा, व्यवस्था पर नहीं रहेगा और इसके दूसरे दुष्परिणाम सामने निकल सकते हैं। बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। तो ये हिमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने के लिए की निंदा और भर्त्सना की जानी चाहिए और ये तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ आकर इसको हिमंत बिश्व शर्मा को कहना चाहिए कि आप अपना ट्वीट वापस लीजिए और माफ़ी मांगिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। तेजस्वी सूर्या, गिरिराज सिंह और कई मंत्री इस तरह की घृणास्पद गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा भी उसी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं इस घटना के बाद और ये बहुत ही संवेदनशील घटना है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों के लिए नियमों में बड़ी ढील दी है। ऐसी कंपनियों को अब वैक्सीन की आपात मंजूरी के लिए भारत में ट्रायल करना जरूरी नहीं होगा। भारत की शीर्ष नियामक संस्था DCGI ने विदेशी कंपनियों के लिए लॉन्च के बाद ट्रायल और उसके साथ ही टीकों की गुणवत्ता और स्थिरता की परख की आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त रहेगी कि उनके पास खास देशों या स्वास्थ्य नियामकों से अनुमोदन होना चाहिए। इस फैसले से कंपनियों के लिए भारत में अपने टीके लाना आसान हो जाएगा। देश में आयातित टीकों की आपूर्ति के लिए बातचीत के दौरान फाइजर और मॉडर्ना से करार करने वाली कंपनी सिप्ला ने भी ऐसी मांगें रखी थी। इन कंपनियों को ये छूट तब दी जाएगी जब उनके पास अमेरिका के FDA, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी, इंग्लैंड की MHRA, जापान की PMDA जैसी एजेंसियों या फिर WHO द्वारा उस वैक्सीन को आपात मंजूरी के लिए सूचीबद्ध किया हो। तो सरकार को ये फैसला आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले कर लेना चाहिए और इनकी मंजूरी दे दी जानी चाहिए। जब मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में आ गई थी और अमेरिका ने उन्हें हरी झंडी दे दी थी, उसी समय अगर भारत सरकार भी जाग जाती, भारत सरकार उनको मंजूरी दे देती, तो शायद आज इस तरह की क्राइसिस में वैक्सीन की नहीं होती। लेकिन
हमारे प्रधानमंत्री उस समय ये मान के चल रहे थे कि उन्होंने कोरोना को जीत लिया है, दुनिया भर में अपनी वाहवाही इकट्ठी करने चले गए थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, दुनिया को कह रहे थे कि उन्होंने दुनिया को एक महामारी से बचा लिया है। और फिर उसके बाद उनके सामने चुनावों की चुनौती थी, तो चुनाव में उलझ गए थे, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से हमारे यहाँ अभी वैक्सीन की किल्लत हो गई है, भारी किल्लत हो गई है और उससे ये खतरा बढ़ गया है कि हज़ारों जानें उसकी वजह से जा रही हैं, गई हैं और आने वाले समय में जो तीसरी लहर का खतरा दिख रहा है उसमें भी हमें भुगतना पड़ सकता है। तो ये अब चूंकि देर से ये मंजूरी दी जा रही है तो उनका उत्पादन करने में वक्त लगेगा, उनके वैक्सीन उत्पादन के बाद मार्केट में आएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो अगले 4-6 महीने और इसी में गुजर जाएंगे और तब वैक्सीन धीरे धीरे आनी शुरू होगी। मतलब पूरा जो हमारा 1 साल वैक्सीन का इस सरकार की लापरवाही कह लीजिए, निकम्मापन कह लीजिए, नाकाबिलियत कह लीजिए, इसकी वजह से बर्बाद हो गया है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। एलोपैथिक साइंस के खिलाफ जंग छेड़ने वाले योग गुरु रामदेव की किताब को उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एक किताब को विश्वविद्यालय ने दर्शन शास्त्र के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर किया गया है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने इस संबंध में खबर छापी है। इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। योग गुरु रामदेव की जिस किताब को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया उसका नाम योग चिकित्सा रहस्य है और ये बीमारियों से लड़ने में योग के महत्व को बताती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किताब का नाम हठ योग स्वरूप एवं साधना है और ये भी योग पर आधारित है। विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर वाई विमला ने द टेलीग्राफ को बताया, हमने ये फैसला अपने आप नहीं लिया है, हमें इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सिफारिश मिली और उसके बाद ही हमने इसे दर्शन शास्त्र के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में शामिल किया। जानकारी के अनुसार सिलेबस में जग्गी वासुदेव को भी जगह मिलेगी, तो इसमें बाबा आसाराम को भी शामिल कर लेना चाहिए, निर्मल बाबा भी आ जाएं और इस तरह के तमाम बाबा जो हैं जो इस तरह का नाम कमाया है उन्होंने, उन सब के पाठ्यक्रम में इस तरह की किताबें आएंगी तो हमारे जो अगली पीढ़ी है वो बहुत विद्वान होगी, उनके पास ज्ञान विज्ञान की अच्छी समझ होगी और वो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकेंगे। आप समझ सकते हैं फर्जी दवाई बनाने वाले, झूठ बोलने वाले ऐसे लोग किताबें लिख रहे हैं और वो किताबें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं, तो भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में किस रफ्तार से जा रहा है, कितनी जल्दी विश्व गुरु बना दिया जाएगा। ऐसे और अगर संतों और महात्माओं की और योगियों की किताबें अगर पढ़ने को दी जाएं और ज्ञान विज्ञान की किताबें हटा ली जाएं, समाज शास्त्र की हटा ली जाए, नागरिक शास्त्र की हटा ली जाए, इतिहास की किताबें और ये ज्ञान परोसा जाए बच्चों को, तो देश का विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।